ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो एडवेंचर की तलाश में ऑस्ट्रेलिया के सुनसान रेगिस्तान में सफर पर जाते हैं, लेकिन जल्द ही उनका ये सफर उनकी जिंदगी और मौत की जंग बन जाता है। लेकिन फिर इस सुनसान रेगिस्तान में उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ बदल जाता है। कहानी के आगाज में हम एक अमेरिकी जोड़े वेड और लेसा को देखते हैं जो अपनी जिंदगी के कुछ बेहतरीन लम्हात को एंजॉय करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक तवील सफर पर आए हुए हैं। वेड के दिल में लेसा के लिए बेपनाह मोहब्बत है और वो इस सफर को उनके रिश्ते का सबसे यादगार लम्हा बनाना चाहता है। काफी हिम्मत जमा करके और एक मुनासिब मौका देखकर वेड लिसा को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन लिसा इस प्रपोजल को साफ साफ रद्द कर देती है। लिसा उसे समझाती है कि वेड से बहुत मोहब्बत तो करती है, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह अपने करियर पर तवज्जो देना चाहती है। लिसा का ये सीधा सा जवाब सुनकर वेड अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देख रहा था, वो इसे इस तरह अचानक इनकार कर देगी। वो यकदम खामोश और उदास हो जाता है। लेकिन अब चूंकि वेड लिसा के साथ इस ट्रिप पर काफी दूर आ चुका था और यहाँ से अचानक वापस लौटने का उनके पास कोई फौरी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वेड अपने टूटे हुए दिल और उदासी के साथ ही इस ट्रिप को जारी रखने का फैसला करता है। उसके बाद लिसा और वेड अपनी आगे की सफर के लिए एक कार किराए पर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की खूबसूरत सड़कों पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते भर वेड बहुत ज्यादा अफसुर्दा रहता है और खामोशी से कार चलाता रहता है। काफी देर तक ड्राइव करने के बाद जब ये लोग एक बहुत ही खूबसूरत साहिल पर पहुंचते हैं तो वेड को इतना ज्यादा अफसुर्दा और उदास देखकर लिसा को भी अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगने लगता है। लिसा उसके पास जाती है और वो वेड से कहती है कि क्यों ना हम अपनी पुरानी सब बातों और टेंशन को भुलाकर इस लम्हे और इस खूबसूरत साहिल की खामोशी को एंजॉय करें। लिसा की खुशी ही चाहता था, इसीलिए वो लिसा की बात मान जाता है। इसके बाद वो दोनों समंदर के ठंडे और नीले पानी में तैरने के लिए उतर जाते हैं। लेकिन उसी तैरने के दौरान समंदर के अंदर तैरती हुई एक खतरनाक जेलीफिश अचानक वेड के पैरों से टकरा जाती है और इसे बहुत जोर से डंक मारकर बुरी तरह जख्मी कर देती है। जेलीफिश का डंक लगते ही वेड को अपने पैर में एक बहुत ही खौफनाक और तेज दर्द महसूस होता है और वो फौरन समंदर के पानी से बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि उसके पैर पर लाल रंग का गहरा निशान बन गया था। लेकिन कुछ वक्त आराम करने के बाद जब वेड का वो तेज दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो उस पैर के जख्म को ज्यादा संजीदगी से नहीं लेता और उसे मुकम्मल तौर पे नजरअंदाज कर देता है। अगली सुबह लेसा वेड से कहती है कि क्यों ना हम किसी ऐसी नई जगह चले जिसके लिए हमने पहले से कोई प्लान नहीं बनाया था। पहले तो वेड किसी भी अनजान और नई जगह जाने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपने प्लान के मुताबिक ही चलना चाहता था और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जब लिसा वेड से बार बार दरखास्त करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है तो वेड आखिरकार उसके प्यार के आगे झुक जाता है और इस नए सफर के लिए राजी हो जाता है। अब वेड जब अपने जीपीएस की मदद से लिसा के बताए गई इस नई जगह का लोकेशन मालूम करता है तो उसे देखकर वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जगह उनकी मौजूदा लोकेशन से तकरीबन 32 घंटे की दूरी पर थी। ये एक बहुत ही लंबा सफर होने वाला था, लेकिन चूंकि वो फैसला कर चुके थे इसलिए अगली सुबह वो दोनों निकार से पूरे जोश के साथ इस नई जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ घंटों के लंबे सफर के बाद जब वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही सुनसान और रेगिस्तानी इलाके में दाखिल होते हैं तो अचानक उनके सेलफोन का नेटवर्क मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ सुर्ख रेत, सूखी झाड़ियां और दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा था। वेड को पहले से इस बात का इल्म था कि ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक रेगिस्तानी इलाके से सफर करना उनके लिए किसी बड़ी मुसीबत को दावत देने जैसा साबित हो सकता है, क्योंकि इस रेगिस्तानी और मुकम्मल उस बंजर इलाके में इंसानों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं होता। अगर यहाँ कोई फंस जाए तो उसे मदद मिलना तकरीबन नामुमकिन होता है। लंबा सफर तय करने के बाद रात होने पर वेड और लेसा आराम करने के लिए रास्ते में एक छोटे से मोटल में रुकते हैं। वहां वो रात भर अच्छी नींद लेते हैं और अगली सुबह पूरी तवानाई के साथ दोनों एक बार फिर अपने इस लंबे सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उनका जीपीएस अचानक एक शॉर्टकट रास्ता दिखाने लगता है और वेड को मेन रास्ते से हटकर एक टर्न लेने का इशारा देता है। बार बार दिखाने लगता है। अब चूंकि वेड काफी घंटों से मुसलसल गाड़ी चलाकर थक चुका था, इसलिए वो बगैर ज्यादा सोचे समझे जीपीएस के बताए गए उस नए और अनजान रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ दूर आगे जाने पर वो सड़क आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है और रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है।
उसके बाद जब जीपीएस एक बार फिर से एक नया टर्न लेने के लिए कहता है तो वेड को फौरन यह एहसास हो जाता है कि वो पूरी तरह से अपना सही रास्ता भटक चुके हैं और किसी गलत सिमत में आ गए हैं। लेकिन अब वो दोनों अपनी मंजिल और मेन सड़क से काफी दूर इस सुनसान रास्ते पर आ चुके थे। यहाँ से वापस मुड़कर जाने का सीधा सा मतलब था कि उनका आज का पूरा दिन और काफी सारा फ्यूल ऐसे ही जाया हो जाता। वेड और लीसा आपस में काफी देर तक इस बात पर बहस करते हैं और फिर वो इसी कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आगे जाकर ये रास्ता किसी मेन सड़क या हाईवे से मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों एक बार फिर से इस अनजान और खतरनाक सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ और दूर आगे बढ़ने इसी दौरान अचानक वेड को बार बार यू टर्न लेने का सिग्नल मिलने लगता है। उसे जीपीएस पर बहुत तेज गुस्सा आता है और वो झिंझलाकर गाड़ी को जोर से ब्रेक लगाकर रोकता है और फौरन बाहर आ जाता है। बाहर आकर जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है तो उसे देखकर बहुत मायूसी होती है कि दूर दूर तक किसी भी पब्लिक स्पॉट, घर या इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ सिर्फ बंजर जमीन और भयानक सन्नाटा था। अब एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। का फ्यूल भी अब तकरीबन खत्म होने वाला था। इसलिए अगर वेड अब बचे हुए थोड़े से फ्यूल में गाड़ी को सही सिमत में नहीं चलाएगा तो वो दोनों ऑस्ट्रेलिया के इस वसीह, अरीज और जानलेवा रेगिस्तान में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। इसलिए वेड सामने नजर आने वाली एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर जाकर आसपास के इलाके को देखने का फैसला करता है, ताकि अगर आसपास कोई पब्लिक स्पॉट या सड़क हो तो उसे ऊपर से साफ साफ पता चल जाए। इसके बाद वेड लीसा को अपने साथ लेकर इस ऊंची पहाड़ी की तरफ पैदल ही निकल पड़ता है। दूर से लग रहा था कि वो लीसा जिस पहाड़ी की तरफ वो जा रहा है वो बस थोड़ी ही दूरी पर है और वो लोग जल्दी वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये वेड की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि रेगिस्तान में फासले अक्सर धोखा देते हैं। वो पहाड़ी वेड और लीसा से काफी ज्यादा दूर थी। उस पहाड़ी तक पैदल चलकर पहुंचने में ही उन्हें पूरी शाम हो जाती और सूरज ढलने लगता है। ऊपर से देखने पर भी उन्हें दूर दूर तक कोई रास्ता या आबादी नजर नहीं आती। मायूसी हाथ लगने के बाद वो दोनों वापस अपनी कार की तरफ नीचे उतरने लगते हैं, क्योंकि इस सुनसान रेगिस्तानी इलाके में रात के वक्त ऐसे खुले में रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता था। यहाँ कई तरह के जहरीले जानवर और जंगली मखलूक घूमती रहती है और लीसा को पहाड़ी से वापस आते आते पूरी तरह रात हो जाती है और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस घने अंधेरे में ही अपनी कार को ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी देर तक और हर तरफ कोशिश करने के बावजूद भी उन्हें अपनी कार कहीं भी नहीं मिलती। दरअसल चारों तरफ एक जैसा अंधेरा और एक जैसा रेगिस्तान होने की वजह से वेड और लिसा उस जगह का रास्ता भी पूरी तरह भूल जाते हैं जहां उन्होंने अपनी कार रोकी थी। अब जैसे जैसे रात और गहरी होती जाती है वैसे वैसे रेगिस्तान की जमा देने वाली सर्दी भी तेजी से बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों हार मानकर रुक कर ही आज की रात गुजारने का फैसला करते हैं। सर्दी से बचने के लिए वो एक दूसरे के करीब सिमट कर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज की किरणें वेड के चेहरे पर पड़ती हैं और वो उठता है तो वो देखता है कि उसके पांव पर जिस जगह जेलीफिश ने डंक मारा था उस जगह का जख्म अब इन्फेक्शन के वजह से काफी ज्यादा बढ़ गया है। इस इन्फेक्शन के वजह से वेड को अब चलने में बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वो जानता था कि अगर वो यहाँ रुके रहे तो उनकी जान जा सकती है। इसलिए वो किसी तरह अपने इस भयानक दर्द को बर्दाश्त करता और वो दोनों एक बार फिर अपनी गाड़ी को ढूंढने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। वो पूरा दिन तपती धूप और गर्म रेत पर अपनी गाड़ी को ढूंढते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पूरे दिन की सख्त मेहनत के बावजूद भी उन्हें अपनी गाड़ी नहीं मिलती और देखते ही देखते एक बार फिर शाम हो जाती है। वेड और लेसा ने आज पूरे दिन ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी की एक बूंद पी थी। इस शदीद गर्मी और प्यास की वजह से इन दोनों की हालत अब बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो जाती है। रात होने पर लेसा एक महफूज सी जगह देखते वो रात गुजारने के लिए वहीं सोने का फैसला करते हैं। थकन की वजह से उन्हें जल्दी नींद आ जाती है, लेकिन जब लेसा गहरी नींद में सो रही होती है तो उसी दौरान इस सहरा में पाए जाने वाला एक निहायत खतरनाक और जहरीला बिच्छू उसे डंक मार देता है। सबसे हैरानकन बात यह थी कि गहरी नींद और थकन की वजह से लेसा को इस डंक का जरा भी एहसास नहीं होता और वो सोती रहती है। अगली सुबह जब वेड की आंख खुलती है तो वो हमेशा की तरह लेसा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन काफी देर तक आवाज देने और हिलाने के बावजूद फिर भी लीसा अपनी नींद से नहीं जागती।
जब वेड थोड़ा करीब जाकर और ध्यान से लीसा के चेहरे को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि लीसा के होंठ पूरी तरह से नीले और काले पड़ गए हैं और लीसा इस वक्त एक बहुत ही गहरी बेहोशी की हालत में है। लीसा की ये भयानक हालत देखकर वेड अंदर तक पूरी तरह से डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक रात भर में लीसा को क्या हो गया, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और लीसा को अपने कंधों पर उठाकर किसी भी तरह अपनी कार को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। हालांकि वेड घर का जख्म अब बहुत ज्यादा बढ़ गया था और इन्फेक्शन की वजह से वो पहले से ही काफी ज्यादा दर्द में था, लेकिन उसने खुद पिछले 2 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसकी बची खुची तवानाई भी अब खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो जल्द ही बेहोश होकर लीसा के साथ ही गर्म रेत पर नीचे गिर जाता है। कुछ वक्त बाद जब वीड के ऊपर आसमान से एक जहाज के उड़ने की तेज आवाज आती है तो इस आवाज से वीड की अचानक आंख खुल जाती है। वो पूरी ताकत लगाकर उठता है और आसमान में उड़ते हुए उस जहाज की तरफ हाथ हिलाकर उनसे मदद मांगने की कोशिश करने लगता है। वो जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वो जहाज काफी ऊंचाई पर था और पायलट नीचे सहरा में गिरे हुए वेड को नहीं देख पाता है। अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी उम्मीद को यूं जाता हुआ देखकर वेड बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है। उसके बाद वेड आसपास पड़े हुए छोटे छोटे काले पत्थरों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो इन पत्थरों की मदद से सहरा की रेत पर एक बहुत बड़ा सा SOS लिख देता है, ताकि अगली बार जब वहां के आसमान से कोई हेलीकॉप्टर या जहाज गुजरे तो ये निशान को आसानी से देखकर रुक जाए और वेड और लीसा को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। 2 दिनों से ना कुछ खाने और ना पानी पीने की वजह से वीड की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसका पूरा जिस्म डिहाइड्रेट हो चुका था और उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही थी। बचने का कोई और रास्ता ना देखकर वो अपना ही पेशाब पीने का फैसला करता है, ताकि किसी तरह उस वीरान रेगिस्तान में कुछ और वक्त तक जिंदा रह सके। इसके बाद वेड अपने पेशाब को जमा करने के लिए कोई खाली बोतल या चीज ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने पीछे लेत पर पत्थरों से निशान भी बनाता जाता है, ताकि जब वो वापस आए तो रास्ता भटकने के बजाय आसानी से लीसा को दोबारा तलाश कर सके। वेड के वहां से जाने की कुछ ही देर बाद लीसा भी अपनी बेहोशी से बाहर आ जाती है और उसे होश आ जाता है, लेकिन जब वो उठने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि जहरीले बिच्छू के डंक की वजह से उसके एक हाथ ने मुकम्मल तौर पर काम करना बंद कर दिया है। अपनी ये हालत देखकर वो बुरी तरह डर जाती है और घबराहट में मुब्तला हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक रेगिस्तान में तलाश करने के बाद वेड को आखिरकार अपना वो बैग मिल ही जाता है जो वो पहले दिन कहीं भूल गए थे। इस बैग में उसे खाली पानी की बोतल मिल जाती है, जिसके बाद वो उस बोतल में अपना पेशाब जमा करके बगैर कुछ सोचे पी लेता है, ताकि कम से कम वो इस जानलेवा रेगिस्तान में थोड़ी और देर तक जिंदा तो रह सके। उसके बाद हम लीसा को देखते हैं, जो होश में आने के बाद वेड को जोर जोर से आवाज देकर बुला रही थी। कुछ वक्त बाद शाम होने लगती है और लीसा को दूर से खतरनाक भेड़ियों के चिल्लाने की खौफनाक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ये आवाजें सुनकर लीसा पूरी तरह डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से उठकर आगे बढ़ जाती है जिस जगह पर वेड ने उसे महफूज छोड़ा था। जब वेड अपना बैग लेकर वापस लौटता है तो उसे वापस उस जगह तक आने में पूरी रात लग जाती है, और जब वो इस जगह पर पहुंचता है जहां उसने लीसा को बेहोशी की हालत में छोड़ा था तो वहां लीसा को ना पाकर वेड पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वो घबराहट में जोर जोर से चीखकर लीसा को पुकारने लगता है और उसे हर तरफ ढूंढने लगता है। लीसा अभी इस जगह से ज्यादा दूर नहीं गई थी, इसलिए वो वेड की तेज आवाज सुन लेती है, लेकिन रात के गहरे अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो किस सिमत से बुला रहा है। अब वेड और लीसा दोनों एक दूसरे की आवाज सुनकर इस गहरे अंधेरे में ही एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक कोशिश करने और भटकने के बावजूद भी वो दोनों अंधेरे की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल पाते। आखिरकार थक हार कर वो दोनों अलग अलग ही एक जगह बैठ जाते हैं और उसी सूखी जमीन पर सोकर अपनी ये भयानक रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब लीसा सोकर उठती है तो उसकी हालत कल से भी ज्यादा खराब और काबिले रहम होती है, क्योंकि उसने मुसलसल 3 दिनों से ना तो कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। वो मजबूरी में वहीं की घास चबाने लगती है। इसकी हम वेड को देखते हैं, जो सुबह उठने के बाद काफी देर तक चलने की कोशिश करने के बाद आखिरकार एक कच्ची सड़क पर आ जाता है और उसकी किस्मत इस बार उसका साथ देती है। जल्द ही उसे अपनी वो कार भी मिल जाती है जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। कार देखकर वेड की आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन कार मिलने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि कार के अंदर ना तो पीने के लिए पानी था और ना ही कुछ खाने का सामान बचा था। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि वेड ने पहले दिन कार से जाते वक्त
जल्दबाजी में कार की अंदरूनी लाइट का बल्ब जलता हुआ छोड़ दिया था, जिसकी वजह से कार की पूरी बैटरी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी और अब ये कार किसी भी हालत में स्टार्ट भी नहीं होगी। यहाँ से बचने का कोई भी रास्ता ना देखकर वेड बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन उसे लीसा की जान बचानी थी। इसलिए वेड अपनी कार का बोनट खोलता है और वाइपर फ्लूइड पीने का फैसला करता है। वो सोचता है कि इस फ्लूइड को पीकर वो अपना यूरिन जमा कर सकेगा और वो उसे लीसा को दे सकेगा ताकि कम से कम लीसा प्यास से ना मरे और जिंदा बची रहे। फ्लूइड पीने के बाद वो फौरन एक खाली बोतल लेकर लीसा को ढूंढने के लिए दोबारा निकल पड़ता है। अब देखते ही देखते एक बार फिर शाम ढलने लगती है और रात हो जाती है, लेकिन वेड को लीसा कहीं भी नहीं मिलती। उसके बाद हम वेड को देखते हैं, जिसको वो जहरीला वाइपर फ्लूइड पीने की वजह से पेट में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है और वेड दर्द से तड़पते हुए वहीं रेत पर आग जलाकर लेट जाता है। अगली सुबह लीसा इस सहरा की और झाड़ियां खाकर अपना पेट भरने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन मुसलसल 4 दिनों से पानी ना पीने और शदीद गर्मी की वजह से लीसा को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। उसका सर घूमने लगता है और वो बिल्कुल टूट कर एक जगह रेत पर लेट जाती है। लीसा को लगने लगता है कि अब उसकी मौत यकीनी है और अब इसे मरने से कोई नहीं बचा सकता कि अचानक उसकी नजर रेत पर बनी हुई एक लाइन पर पड़ती है। ये वही लाइन थी जो वेड ने इसे ढूंढने के लिए खींची थी। इस लाइन को देखकर के अंदर जीने की एक आखिरी उम्मीद जाग उठती है। वो अपने बची खुची सारी हिम्मत इकट्ठी करके किसी तरह बहुत मुश्किल से घिसते हुए उस लाइन को फॉलो करने लगती है। काफी देर तक सख्त कोशिश करने और दर्द बर्दाश्त करने के बाद आखिरकार लीसा उस लाइन के सहारे वेड तक पहुंच जाती है, लेकिन वेड की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब और नाजुक थी। उसके मुंह से मुसलसल खून निकल रहा था क्योंकि वाइपर के जहर ने उसके अंदरूनी आज़ा को खराब कर दिया था। दर्दनाक हालत देखकर लीसा जोर जोर से रोने लगती है और बहुत दुखी होती है। वो अपने इस फैसले पर बुरी तरह पछताने लगती है कि उसे वेड से जिद करके इस नई और अनजान जगह पर जाने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए था। अगर वो जिद ना करती तो आज वो दोनों महफूज होते। कुछ ही देर बाद जहर और इन्फेक्शन के पूरी तरह फैल जाने की वजह से वेड की दर्दनाक मौत हो जाती है। वेड को अपने सामने दम तोड़ते देखकर लीसा बुरी तरह टूट जाती है और पूरा एक दिन तक वेड की लाश के पास ही बैठकर सोग मनाती है। अगले दिन लीसा अपने अंदर वेड के लिए जीने की हिम्मत पैदा करती है और किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने कमजोर जिस्म के साथ आगे बढ़ती है। काफी देर चलने के बाद आखिरकार वो इस सितारा सड़क और कार तक पहुंच जाती है। अगली सुबह जब लीसा की आंखें खुलती हैं तो उसे धुंधला सा दिखाई देता है कि वेड उसके सामने खड़ा है और उसे पानी पिला रहा है, लेकिन ये सब लीसा की आंखों और दिमाग एक वहम था। जब उसकी नजर साफ होती है तो वो देखती है कि वो वीड नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की एक रेंजर है, जो असल में आसमान से वीड के पत्थरों से लिखे गए इस बड़े से SOS के निशान को देखकर उनकी मदद के लिए आई थी। अब आखिरकार लीसा को वहां से रेस्क्यू कर लिया जाता है और उसे फौरन अस्पताल ले जाया जाता है। इस तरह वीड अपनी जान की कुर्बानी देकर लीसा की जान बचा लेता है और ये एक सच्ची कहानी है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की मजीद कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए दिन एक नई कहानी के साथ।